Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Morning. Okay, we were doing the analysis of test paper of matrices, right? तो 13 क्वेश्चंस कर लिए थे आई गेस, एंड क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वापस, फटाफट खत्म करते हैं इसको ना। फिर उसके बाद अगर आपके भी कोई डाउट्स हो तो आप बता देना। क्वेश्चन नंबर 14, for the matrix A equals to a 2 by 2 matrix है 3 1 7 5, find x and y so that a square plus x into I का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू y इंटू a का मतलब ये, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें आपको एलएचएस एंड आरएचएस को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आना है, और मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आके फिर आपको x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले है ए स्क्वायर। ए क्या है? 3 1 7 5। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 3 1 7 5 प्लस एक्स इंटू आई। तो एक्स तो एक स्केलर है और आई एक मैट्रिक्स है, और आई जो है 2 by 2 की मैट्रिक्स ही होगी। क्यों, कैसे पता चला 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी? बिकॉज अगर मैं इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करूं, इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो जरा। 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 9 and 7 16, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 8। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 3 जा 21, 5 7 जा 35, 35 and 21, 35 and 21 56, and lastly second row second column 7 1 जा 7, 5 5 जा 25, 25 and 7 becomes 32। तो जो ये मैट्रिक्स बनी है वो एक 2 by 2 की मैट्रिक्स बनी है। ये जो मैट्रिक्स बनी है वो एक 2 by 2 की मैट्रिक्स बनी है, तो इसके साथ ऐड जो होगी वो भी एक 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी। तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है, इक्वल टू y इंटू वाई भी एक स्केलर होगा, और ए मैट्रिक्स एज इट इज लिख दो आप 3 1 7 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं, x 1 जा x, x 0 जा 0, x 0 जा 0 एंड x 1 जा x, y 3 जा 3y, y 1 जा y, y 7 जा 7y एंड y 5 जा 5y, ठीक है। सारे एलिमेंट्स 5 से मल्टीप्लाई हो गए, सारे एलिमेंट्स x से मल्टीप्लाई हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। 16 प्लस एक्स बिकम 16 प्लस एक्स, दूसरा एलिमेंट 8 प्लस 0 8, 56 प्लस 0 56, और 32 प्लस एक्स बिकम्स 32 प्लस एक्स। उधर से उठा लो, एक काम करो, सुनो, उधर से उठाओ, उधर से, उधर ज्यादा है उस वाले कॉलम में। 32 प्लस एक्स बिकम्स 32 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू सेम 3y y 7y एंड 5y, ठीक है। अब इसको इक्वेट करके हम एक्स एंड वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं। देखो 16 प्लस एक्स को 3y से इक्वेट करें, 8 को y से इक्वेट करें। देखो सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से इक्वेट करते y की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ रही है ना, y की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ रही है, तो y इक्वल्स टू 8 तो क्लियर हो गया। और देखो जो क्लियरली आ जाए, देखो इसको भी अगर मैं इससे इक्वेट कर दूं तो 7y की वैल्यू 56, तो y की वैल्यू 8 ही आएगी, आएगी ना। अगर मान लो यहाँ से y की वैल्यू कुछ अलग आती, अगर यहाँ से y की वैल्यू कुछ अलग आती, ध्यान रखना, उस केस में हम लिखेंगे y नॉट डिफाइंड, y नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात? y की वैल्यू हर जगह से एक ही आनी चाहिए, तो यहाँ से भी 8 ही आ रही है और यहाँ से भी 8 ही आ रही है, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन दो तरीकों से। पहला तरीका है इसको इससे इक्वेट करो, तो 16 प्लस एक्स इक्वल टू 7y, और y की वैल्यू पहले आ चुकी है, तो अच्छा सॉरी 3y है, हाँ 3y, और y की वैल्यू पहले आ चुकी है 3 इंटू 8 यानी कि 24। तो 16 प्लस एक्स अगर 24 है तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, वो भी 8 ही आ जाती है। अच्छा मैंने क्या कहा, यहाँ मत रुको, इसको भी इक्वेट करो, यहाँ से भी 8 ही आनी चाहिए। तो 32 प्लस एक्स
इक्वल टू 5y, यानी कि 5 इंटू वाई की वैल्यू पहले आ चुकी थी 40, और x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ रही है, 8 ही आ रही है। तो दो तरीके से इक्वेट किया तो y की वैल्यू सेम आई, और दो तरीके से ही इक्वेट किया तो x की वैल्यू भी सेम आई। दैट मीन्स x एंड y की वैल्यू डिफाइंड है और जो है वो सही है। तो आपको ऑप्शन ऐसा चूज करना है जिसमें x भी 8 है एंड y भी 8 है। चेक करो ऑप्शन नंबर ए, 8 एंड 8। मार्क करो आंसर्स, हो गए। चलो नेक्स्ट 15th, the number of all possible matrices of order 2 by 3 with each entry equal to 1 or 2। मार्क करो स्टार। देखो एक तो क्वेश्चन बना था, पहला ही दूसरा था पॉसिबल ऑर्डर्स, ये है पॉसिबल मैट्रिसेस। पॉसिबल ऑर्डर्स कम रहेंगे, पॉसिबल मैट्रिसेस ज्यादा रहेंगी। क्यों, कैसे? सपोज करो मैंने आपको कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 4 है। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 1/4, 2/2, 4/1। पॉसिबल ऑर्डर्स तो 3 ही हुए। पॉसिबल मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के अंदर के एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हुई तो मैट्रिक्स बदल गई। जैसे 2/2 में भी इनफाइनाइट मैट्रिक्स बन सकती है, अंदर की वैल्यू बदलते जाओ। समझ में ये बात? 1/4 में भी इनफाइनाइट बन सकती है एंड 4/1 में भी इनफाइनाइट बन सकती है। बट उसने एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है, हर एक एंट्री को क्या रखना है, या तो 1 या फिर 2 रखना है। और मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2/3। दैट मीन्स मैट्रिक्स कुछ ऐसी है, ठीक है, मैट्रिक्स कुछ ऐसी है 2/3 की, और उसमें हर एक एंट्री क्या रख सकते हो, 1 या 2। यहाँ पे 1/2 रख सकते हो, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। ऑब्लिक का मतलब ये डिवाइड नहीं है, ऑब्लिक का मतलब है ऑप्शन, है ना, और 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। तो देखो हम करते थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि ये एंट्री 2 नंबरों से भरी जा सकती है मल्टीप्लाइड बाई ये एंट्री भी 2 नंबरों से भरी जा सकती है मल्टीप्लाइड बाई ये एंट्री भी 2 नंबरों से भरी जा सकती है, ये एंट्री भी 2 वैल्यू से भरी जा सकती है, और ये भी 2 से, और ये भी 2 से। कर दो मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 हो गई है जो कि 64 होती है आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है ना, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी, ठीक है ना। चलते हैं 16th वन। 16th है, इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन द मैट्रिक्स A इज। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मुझे बताओ मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब वो अपनी खुद के ही ट्रांसपोज के इक्वल हो। मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जो वो खुद के ही, और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब वो खुद के ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर हो। दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि LHS बराबर हो गए। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, ये माइनस A ट्रांसपोज इधर आके प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा, और RHS में क्या रह जाएगा, 0। A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज यानी कि ट्वाइस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, A ट्रांसपोज 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मैट्रिक्स के केस में ये O है और एलिमेंट्स के केस में ये क्या है, 0 है, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके देखो या प्रैक्टिकली सोचो, एक 2/2 की मैट्रिक्स ही देख लेते हैं बाय द वे। तो बाय द वे सपोज करो एक 2/2 की मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर उसको सिमेट्रिक करना है तो ये वाला और ये वाला एलिमेंट सेम करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x रखना पड़ेगा। और इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी करना है तो ये वाला और ये वाला एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, प्लस ये वाला एलिमेंट इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट इसके नेगेटिव के बराबर कब हो सकता है, जब दोनों ही 0 हो। मैं कहूं एक बार तो कि ये दोनों एलिमेंट बराबर है, और मैं एक बार कहूं कि ये इसका नेगेटिव है। ऐसा दोनों चीजें कब पॉसिबल हो सकती है, जब ये दोनों 0 हो। नहीं तो या तो ये इसके बराबर होगा या नेगेटिव होगा।
दोनों में से एक ही होगा, लेकिन अगर मैं दोनों को जीरो कर दूं तो वो उससे बराबर भी होगा, उसका नेगेटिव भी होगा, कि जीरो का नेगेटिव जीरो ही होता है। तो इन दोनों को भी जीरो करना पड़ गया और आंसर क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। दिस इज द प्रैक्टिकल तरीका एंड दैट वाज द कॉन्सेप्चुअल तरीका। किसी भी तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है, सारे मैट्रिक्स उठा के चेक कर लो, जीरो मैट्रिक्स उठा के चेक कर लो, जो ऑप्शन है चेक करते जाओ, वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक भी होगी एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं 17। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंटू a 2/2 मैट्रिक्स प्लस sin थीटा इंटू 2/2 मैट्रिक्स इज, इसकी वैल्यू क्या चाहिए मुझे। अच्छा देखो, ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दिखाई दे रही है क्या? हर जगह 0 1 0 1, दैट मीन्स कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लग के कैंसिल आउट होने वाला है। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा एंड cos थीटा इंटू cos थीटा अगेन cos स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई पहली मैट्रिक्स, बीच में है प्लस का साइन प्लस। सेकेंड मैट्रिक्स sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड लास्ट sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस sin थीटा प्लस cos माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट होके 0। सिमिलरली यहाँ पे भी sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। तो आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, ऑप्शन नंबर बी 1 0 0। ठीक है, चले आगे 18। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की जहां बात आती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का है, मैंने स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं कहा, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? क्या वो कम्यूटेटिव होता है? क्या वो कम्यूटेटिव होता है? सीधा सीधा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछिए, सीधा सीधा स्ट्रेट अवे। कम्यूटेटिव वो नहीं होता है कभी भी, कभी भी a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होते। इत्तेफाक से हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। एसोसिएटिव होता है, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी करें या ए बी इंटू सी करें बराबर आंसर आएगा, आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर भी बाकी के ऑप्शन भी रीड आउट कर लेते हैं। द अदर टू ऑप्शन आर बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है, तो और नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी टिक मार्क कर लो, इट इज एसोसिएटेड। ठीक है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्या? होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए इंटू बी प्लस सी है, तो आप ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर मत बदलना। इस ए इंटू बी को आप गलती से बी इंटू ए मत लिख देना, और ए इंटू सी को आप उल्टा मत कर देना, कम्यूटेटिव तरीके से उसको उल्टा फ्लिप मत कर देना, उसी ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। हालांकि प्लस है तो प्लस में आप इसको इधर और इसको इधर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये पूरा ए बी उधर शिफ्ट हो सकता है और पूरा ए सी इधर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है। तो आप ए इंटू बी करके ए इंटू सी करके, जरूरी नहीं है कि ए बी यहाँ लिखो और ए सी यहाँ लिखो, आप ए सी यहाँ और ए बी वहां पर भी लिख सकते हो, वो उतना अलाउ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑप्शन में होता है, तो वो भी आंसर। भाई हम ऑल पॉसिबल केसेस डिस्कस कर रहे हैं कि जो एग्जाम में और क्या क्या आ सकता है, तो कल को डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, बट ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब केस स्टडी थी हमारे पास, देखो इस जो 19th एंड 20th क्वेश्चन है, इस केस स्टडी को आप चाहो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, और चाहो तो अपन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो अपने को इन सारी एंट्रीज को मैट्रिक्स में पुटअप करना होता और फिर मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से तीसरे मैट्रिक्स बना के आंसर देना होता।
बट हमारे लिए एक एडवांटेज है कि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे अगर ये केस स्टडी बन के आती है, हम बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाता है, 3 तरह के, पेंसिल्स बनाता है, इरेजर बनाता है और शार्पनर बनाता है। और वो ये तीनों आइटम 2 मार्केट्स में सेल करता है, मार्केट ए एंड मार्केट बी। और उसकी साल में इतने प्रोडक्ट सेल हो गए, साल में कितने प्रोडक्ट सेल हो गए, जैसे मार्केट ए में 10,000 पेंसिल बेच दी उसने, 2,000 इरेजर बेच दिए, 18,000 शार्पनर बेच दिए। मार्केट बी में उसने 6,000 पेंसिल बेच दी, 20,000 इरेजर बेच दिए और 8,000 शार्पनर। तो ये तो सेल्स हैं। ये सेल्स क्या है, नंबर्स में होंगे ऑब्वियसली, ये सेल्स नंबर्स में होंगी ना भाई, इतनी बेच दी, नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं ये, नंबर ऑफ इरेजर्स। ठीक है, अब किस रुपए में बेची या किस रेट में बेची, किस प्राइस में बेची उसने, तो यूनिट का मतलब होता है सिंगल। तो एक पेंसिल की कीमत है 2.5 रुपए, बेची है उसने इस रेट में, है ना। एक इरेजर को कितने रुपए में बेचा है उसने, 1.5, 1.5 रुपया। और एक शॉर्पनर को उसने किस प्राइस में बेचा है, 1 रुपया। दोनों में, मार्केट ए में और मार्केट बी में, यही प्राइस उसने रखी, ऐसा नहीं कि उसने प्राइस बदल दी। ठीक है, फिर कॉस्ट क्या है, ये तो है सेल प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। सीखा था ना बचपन में एसपीसीटी, ये तो है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तीनों कमोडिटीज की रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो आप सीरीज से चलो। पेंसिल की कितनी है, 2 रुपए, इरेजर की कितनी है, 1 रुपया, और शार्पनर की कितनी है, 0.50। ठीक है, तीनों आइटम की हमारे पास सेल प्राइस है, तीनों आइटम की हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तीनों आइटम की हमारे पास नंबर्स हैं भाई, कितनी बेचे हैं वो भी हैं, और हमको फिर कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब मैंने उस टाइम भी बताया था, बोलो क्या होता है रेवेन्यू का मतलब। हम्म, रेवेन्यू के लिए दूसरा वर्ड याद कर लो, सेल्स प्रोसीड्स। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स प्रोसीड्स, मतलब सेल करने के बाद जो प्रोसीड मिली, जो भी प्रोसीड मिली, जितना भी पैसा मिला, वो रेवेन्यू है। ठीक है, यानी टोटल सेल्स मान लो, ऐसे मान लो टोटल सेल्स, कितनी की सेल हुई, कितने रुपए की सेल हुई। ठीक है, अब मार्केट बी का पूछा है टोटल रेवेन्यू। तो मार्केट बी में उसने कितनी तो पेंसिल्स बेची, 6,000। ठीक है, क्या प्राइस में बेची, 2.5 रुपए। तो टोटल सेल्स कितनी है, यहाँ से 6,000 इंटू 2.5 कितना होता है, कैसे करोगे जल्दी से मल्टीप्लाई, कैसे करोगे जल्दी से मल्टीप्लाई, कैसे करोगे जल्दी से मल्टीप्लाई, वो पूछ रहा हूँ। 6,000 का दुगना 12,000, और 6,000 का आधा 3,000, 12 और 3 15,000। भाई 2.5 रुपए का मतलब क्या है, पहले दुगना करो फिर आधा करो फिर जोड़ो, समझ रहे हो, फास्ट कैलकुलेशन करना सीखो। तो 6,000 का दुगना 12,000, 6,000 का 0.5 यानी आधा 3,000, 12 और 3 15,000। तो 15,000 तो पेंसिल से मिले उसको, इतने रुपए। फिर उसने मार्केट बी में 20,000 इरेजर बेच दिए, किस रेट में, 1.5 रुपए में। अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 30,000, 20,000 का एक गुना 20,000, और 20,000 का आधा 10,000, 20 और 10 30,000, उसने 30,000 रुपए उसको इरेजर बेचने से मिले। फिर शॉर्पनर कितने बेचे उसने, 8,000, किस प्राइस में, 1 रुपए में। तो सिंपली 8,000 इंटू 1 8,000, तो ये पैसा मिला उसको टोटल मार्केट बी से रेवेन्यू। ऐड करो तो 000, 8 और 5 13, 53,000 रुपए उसको मिले मार्केट बी से रेवेन्यू के रूप में। यही क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड सब्जेक्टिव पेपर में सोल्व करना पड़ता तो मैं क्या करता, इसको बना देता एक 1/3 की मैट्रिक्स, राइट, और ये जो प्राइस है इसको क्या बना देता, एक 3/1 की मैट्रिक्स, लाइक दिस 2.5, 1.5 एंड 1। और 1/3 को 3/1 से मल्टीप्लाई कराते तो लास्ट में 1/1 की मैट्रिक्स बच जाती और वो टोटल प्रोडक्ट मेरे पास आ जाए। बट वो करना नहीं है हमको, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें टिक कर लेना ऑप्शन नंबर बी, आप कर लो।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बोथ मार्केट। ग्रॉस प्रॉफिट का भी चाहो तो एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। द फॉर्मूला टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट याद रख सकते हो, टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू लिख दूं, सेल्स लिख दूं, एक ही बात है, राइट है ना, माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कितने पैसे आए, उसमें से टोटल कितना खर्चा हुआ, उस प्रोडक्ट को खरीदने में कितना खर्चा हुआ, और प्रोडक्ट जब बेचा, खर्चा हुआ का मतलब टोटल प्रोडक्ट कितने में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में बेचा, जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। एक टर्म और आती है निकल के, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, अब समझना कॉन्सेप्ट को ध्यान से। वैसे तो कॉमर्स के बच्चों को ये चीज कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर होता है, बट हमको भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी, है ना। देखो, सपोज करो कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा 10,000 रुपए में, तो वो तो हो गई कॉस्ट, सीपी। मैंने उसको बेचा 15,000 रुपए में, वो हो गई एसपी। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 5,000 का। वो ग्रॉस प्रॉफिट है। वो क्या है, सिंपली एसपी माइनस सीपी क्या बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन उस 5,000 रुपये कमाने के लिए, उसको खरीदने के लिए, बेचने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, खरीदने में भी कुछ आया होगा या बेचने में भी कुछ गया होगा। 1,000 रुपये मान लो मेरा ट्रांसपोर्टेशन गया, प्लस उस पर मान लो मैंने 500 रुपये टैक्स दिए, 1,500 रुपये, प्लस मेरा शोरूम मेंटेन किया हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी चली होगी, उसको बेचने के लिए मुझे कुछ बिजली भी खर्च करनी पड़ी होगी। ऐसे तो ना कस्टमर कन्विंस हो जाता है। उसको मैंने प्रोडक्ट दिखाया होगा, मान लो मैंने एक साड़ी दिखाई होगी, तो कितनी सारी साड़ियाँ खोल के दिखाई होगी, बिजली भी खर्च होगी, 500 रुपये की बिजली मान लो। अच्छा, मैंने लेबर भी लगाई होगी। तो ये सारे खर्चे उस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो शुद्ध प्रॉफिट मिलता है, जिसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ग्रॉस प्रॉफिट तो सीधा सीपी एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी। लेकिन बाकी खर्चे घटा के जब एक्चुअल प्रॉफिट हाथ में जो मिलता है, पता चला 500 रुपये बचे। वैसे तो 5,000 बच रहे थे, लेकिन 4,500 तो इसी भागा दौड़ी में खर्च हो गए, 500 ही बचे, तो वो होता है नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो हम बाकी खर्चे देखेंगे नहीं, हम केवल क्या देखेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, बोथ मार्केट्स कहा है, तो बोथ मार्केट्स के लिए हम क्या करेंगे, दोनों मार्केट्स की पहले रेवेन्यू निकालेंगे, दोनों मार्केट्स की कॉस्ट निकालेंगे, और फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, जब दोनों मार्केट उसने कह दिया है, तो क्यों ना हम दोनों मार्केट्स के नंबर्स को ऐड कर दें, क्यों ना हम दोनों मार्केट्स के नंबर्स को ऐड कर दें कि टोटल पेंसिल्स कितनी सेल आउट हुई, कितनी हुई बोलो, 16,000 टोटल। जब दोनों मार्केट की बात हो रही है तो दोनों मार्केट, ऐसा तो है नहीं ना कि मार्केट ए की सेल प्राइस अलग है और मार्केट बी की सेल प्राइस अलग है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ए में बेचने में कॉस्ट प्राइस कुछ अलग लगी और मार्केट बी में बेचने में कॉस्ट प्राइस, ऐसा भी नहीं है। जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर है दोनों मार्केट की, तो अब हमको दोनों मार्केट्स की एक्चुअल कैलकुलेशन चाहिए, तो मैं दोनों के नंबर्स को ऐड करके करूंगा, तो उससे मेरा कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है, टाइम बचेगा मेरा, ठीक है। इरेजर टोटल कितने बेचे, 22,000। शार्पनर्स टोटल कितने बेचे, 26,000। तो अब मैं मार्केट ए मार्केट बी को भूल गया, अब मेरे पास एक्चुअल नंबर टोटल का ही आ गया। अब आप सीधा सीधा पहले रेवेन्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। रेवेन्यू फाइंड आउट करो, 16,000 इंटू ₹2.5 कितना हुआ बोलो, 16,000 इंटू ₹2.5 कितना रेवेन्यू मिला मुझे। देखो यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ रेवेन्यू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट, है ना। हाँ, तो 16,000 इंटू 2.5 कितना, 16 दूनी 32 और 16 का आधा 8, 32 और 8 40,000। इतने रुपए तो मुझे पेंसिल बेचने से मिले। 22,000 इंटू 1.5, तो 22 इंटू 1 22, और आधा करोगे 11 और 1,000 और मिलेंगे, 22 और 11 33,000, और 26,000 इंटू 1 26,000। ये तो पैसा मिला, गया कितना खरीदने में, उनको खरीदा भी तो होगा। तो पेंसिल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹2 दिख रही है आपको, 16 दूनी 32,000 रुपये तो इसको खरीदने में लग गए। 22 इंटू ₹1 ना, 22 इंटू 1 22,000 इसको खरीदने में लग गए, और 26,000 इंटू 0.5 यानी आधा करना है 26 का, 26 का आधा क्या होता है, 13,000, ठीक है। तो
पेंसिल्स को बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? 40 माइनस 32 8000। इसको बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? 33 माइनस 22 11,000 और 26 माइनस 13 13,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दो तो 8 और 11 19, 19 और 13 32,000 टोटल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे एक चीज और। जब आपको कहे कि साहब आप टोटल प्रॉफिट बताओ, आप क्या बताओ? टोटल प्रॉफिट बताओ। तो सुनो, पेंसिल को बेचने में, खरीदने में और बेचने में, एक पेंसिल में कितना मार्जिन है? 0.5। कितनी पेंसिल बेची? 16,000 इंटू 0.5 सीधे ही 8,000 आ रहा है, सीधे ही 8,000 आ रहा है। डायरेक्ट तरीका, टाइम सेविंग तरीका। अच्छा जी, इरेजर बेचा कितने में? 1.5 रुपए में। खरीदा कितने में? 1 रुपए में। एक इरेजर की कैलकुलेशन नहीं है, तो एक इरेजर पे भी 0.5 बच रहा है। कितने इरेजर बेचे? 11,000। तो 11,000 का 0.5, सॉरी 22,000, 22,000 का 0.5 सीधे 11,000। ठीक है, शॉर्पनर जो है बेच रहे हो 1 में और खरीद रहे हो 0.5 में, तो शॉर्पनर पे भी 0.5 का ही कमाई हुई। और कितने शॉर्पनर बेचे? 13,000। सीधे ऐड करके 32,000 निकाला जाए। तो दे आर एन नंबर ऑफ वेज। अच्छा, एक तरीका ये भी होता, मैं पहले मार्केट ए की कैलकुलेशन करता, सारी मार्केट बी की करता, फिर ऐड करता। जैसे मैंने ये 10 और 6 मिलके 16 किया, ये भी ना करता, मैं 10, 2 और 18 से कैलकुलेशन करता, फिर 6, 20 और 8 से कैलकुलेशन करता, फिर ऐड करता। ये तो मैंने 10 और 6 को जोड़ के 16 भी कर दिया, तो ये भी थोड़ा डायरेक्ट तरीका हो गया। और फिर मैंने सीधे सीधे इन दोनों का मार्जिन देख लिया और मार्जिन को इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो ये शॉर्टेस्ट तरीका है। दोनों के नंबर्स ऐड करो, अगर दोनों मार्केट का पूछ रहा है तो। एक पेंसिल पे या एक शॉर्पनर पे मार्जिन निकालो। ठीक है, अच्छा, और भी डायरेक्ट तरीका सुनो, सबसे ही डायरेक्ट तरीका देखो यहाँ पे, सबसे ही डायरेक्ट तरीका। सबसे पहले तो ऐड कर दिया हमने 16,000, इसको भी ऐड कर लिया, कितना? 22,000। इसको भी ऐड कर लिया, कितना? अब मेरी नजर एक चीज पे गई, या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा हूं 0.5 ही बच रहा है। कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तीनों नंबर को ऐड करो, 16 और 22, टोटल कितने प्रोडक्ट्स बेचे? 16,000 पेंसिल बेची, 22,000 इरेजर बेचे, 26,000 शॉर्पनर बेचे। टोटल कितने प्रोडक्ट्स बेचे, कितने नंबर में बेचे? 16 और 22 38, 38 एंड 26 58, 58 एंड 6 64,000 प्रोडक्ट्स बेचे। हर एक प्रोडक्ट पे 0.5 ही तो बच रहा है, 32,000। क्यों अलग अलग करूं? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे सेम मार्जिन बच रहा है, इसलिए। अगर अलग अलग मार्जिन बचता तो फिर ऐसे नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है? हर तरीका बता दिए, जितना जल्दी कर सकते हो उसका तरीका बता दिए। हर चीज को फटाफट रीड आउट करके स्टोरी कैप्चर करनी है। स्टोरी में क्या चल रहा है? बेच रहे हो, खरीद रहे हो, मार्जिन कितना है? पेंसिल को बेचने में मार्जिन कितना है? इसको बेचने में मार्जिन कितना है? अरे सेम ही मार्जिन है, सबको ऐड करके 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर वुड बी 32,000, ऑप्शन नंबर सी। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो। No, sir. नो। ओके, चेक करो फटाफट, बताओ टोटल। फुल, प्रियांशी फुल, वेरी गुड। अनिष्का के भी फुल, वेरी गुड टू हर ऑल्सो। 17 प्रगति, नाइस। आपके खुद के ये 3 आप बताओ। तनीषा 15 आउट ऑफ 20 आपके हैं। नीड्स इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट बताओ। साहिल 10, 10 इज एवरेज। और एक कौन बचा? प्रियांशी, प्रियांशी के तो फुल है। राजा 11, राजा क्या हुआ भाई इतने इजी पेपर में? कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेगा फिर तो?
बोलो। इतने इजी पेपर में 11 आए हैं तो फिर तो डिफिकल्ट चैप्टर्स तो बाकी है। रिवाइज नहीं करके आते टेस्ट से पहले एक बार भी? तो फिर क्वेश्चन पेपर में ऐसा था ही क्या जो नहीं समझ में आ रहा था? ठीक है, चलो नेक्स्ट पेपर में अब ध्यान देना। और कोई डाउट किसी को भी मैट्रिक्स चैप्टर से हो तो पूछ लो। कल से अपन डिटरमिनेंट स्टार्ट करने वाले। इस टेस्ट पेपर के अलावा भी कोई कहीं क्वेश्चन देखा हो किसी ने, कोई स्पेशल टाइप का या कैसा भी? वैसे तो इस टेस्ट पेपर में करीब करीब जो टाइप बन सकता है बोर्ड में देने के लिए वो कवर कर लिया शायद मैंने। ऑर्डर का दे दिया, नंबर ऑफ मैट्रिसेस का दे दिया, मैट्रिक्स को इक्वेट करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालने का दे दिया, केस स्टडी जो मैक्सिमम बन सकती है वो बता दी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कहीं पढ़ा हो, देखा हो, कुछ लगा हो कंफ्यूजिंग तो पूछ सकते है। क्या कोई डाउट? बोलो। नो? ठीक है, दैट्स इट। चलो तो मैट्रिक्स चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद नहीं उठाएंगे, अब सीधे बस फाइनल पेपर में एक बार जब अपन मिक्स में टेस्ट लेंगे तब आएगा इसके क्वेश्चन, है ना? बीच में नहीं आएगा। कल से अपन डिटरमिनेंट्स रिवीजन स्टार्ट करेंगे, 1 या 2 दिन उसको देंगे, उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे। डिटरमिनेंट्स खत्म करके अपन लीनियर प्रोग्रामिंग लेंगे पहले, और डिफरेंशिएशन बिल्कुल एंड। क्या आ रहा है बताओ? अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई बात नहीं, देखना तो पड़ेगा ना एक बार, क्योंकि शुरू में किया था स्टार्टिंग में, तो एक बार तो देखना पड़ेगा। और इसने तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा था? हाँ, तो एक बार शुरू से एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार पहले डिटरमिनेंट देखते हैं, डिटरमिनेंट के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर हमारे पास एक ही काम रहेगा, डिफरेंशिएशन। एग्जाम तक वही वो करे जाना है आपके, जितना रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्कोप है। उसके हो सकता है एक पेपर में क्वेश्चन ही ना आए, इतने सारे क्वेश्चन से 2 पेपर लेने पड़े उसके, ये भी हो सकता है। और उसके बाद उसका एप्लीकेशन के भी हैं 1-2 पेपर्स, है ना? ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, डिटरमिनेंट्स कल से शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।